चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। पढ़िए एक बार चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। इससे पहले कभी इस चैप्टर से रूबरू हुए हो? हुए हो ना? चलो फिर बताओ, क्या हो, क्यों होता है केमिकल रिएक्शन? क्या होता है, नहीं क्यों होता है। वाई केमिकल रिएक्शन हैपेंस। क्यों नया पदार्थ निर्माण करना है? नहीं होगा तो क्या होगा? क्यों नया पदार्थ का निर्माण करना है? अगर नया पदार्थ नहीं बनाना है, नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, बोलो भाई, तुम बताओ। वाई सबसे बड़ा सवाल है, क्यों। अच्छा, पहले टॉपिक देख लो क्या क्या पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बाकी बाद में। कॉम्बिनेशन, ठीक है। सवाल है मेरा, वाई केमिकल रिएक्शन हैपेंस। क्यों होता है ये केमिकल रिएक्शन? क्या जवाब दोगे? कुछ नया चीज बनने के लिए। ठीक है। सबसे जरूरी चीज ये है कि दुनिया में कुछ भी हो उसको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहे वो हम हो, जानवर हो, एलिमेंट हो, सबको क्या होना है? स्टेबल होना। अब स्टेबल होने के लिए केमिस्ट्री रूल बताता है कि आपका आउटर मोस्ट शेल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फुलफिल होना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल क्या होना चाहिए? फुलफिल होना चाहिए, भरा होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2,8,1, यानी ये इसका न्यूक्लियस है जहाँ प्रोटॉन है, और ये पहला ऑर्बिट है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। दूसरे शेल में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और एक, 8 इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन और है तो एक नया ऑर्बिट बनेगा। और इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए फुलफिल होने के लिए। पर है कितना? तो क्या ये अपने आप को स्टेबल पाएगा? नहीं। अभी अपना परेशान आत्मा बहुत परेशान था, ये सोचते सोचते कि क्या करूं क्या करूं। बगल में दिखा क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो इसको बोला गया ठीक है भाई प्रोटॉन ले लो न्यूक्लियस में। ये रहा दो, दो के बाद 8, दो, चार, पाँच, छ, 8 के बाद फिर से 7, दो, चार, छ, दो, चार, पाँच, ये रहा 6 और ये रहा। अब इसमें होना कितना चाहिए था आउटर मोस्ट शेल में? 8। है कितना? इसके आउटर मोस्ट में होना कितना चाहिए था? 8। है कितना? एक। अगर ये सेल, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, हाँ? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो इसका 8 वैलेंसी कंप्लीट, ये फुलफिल। और इसका एक निकल जाए तो इसका जो बचा हुआ शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 8। तो ये दोनों क्या हो गया? स्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी मिल रहा है, इसी वजह से सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? Na। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये सारा का सारा लड़ाई है टू गेन द
स्टेबिलिटी बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब रिएक्शन होगा तो अलग अलग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के नए नए कंपाउंड एलिमेंट हमको देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का पहला टॉपिक कॉम्बिनेशन, फिर पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन तो समझ गए। केमिकल रिएक्शन क्या है, उसको सीधे बोल सकते हैं कि when one or more than one compound forms another physical and chemical properties type compound or element called chemical reaction, and this process happens for gaining the stability by losing the electron or by accepting the है। तो अगला सवाल है कि ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन बोला जाता है सिंबॉलिक, क्या भाई? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को सिंबल के थ्रू दिखाना क्या कहलाता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, H2 प्लस, ऐसे लिखता हूँ N2 प्लस 3H2, ठीक है। और ये रिएक्शन बनता है 2NH3। ये क्या कहलाएगा? ये जो हमने लिखा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब आखिर क्या नीड पड़ा, क्यों हमने केमिकल इक्वेशन को ऐसे ही लिखा, क्या फायदा है इसका? तो फायदा नंबर 1, टाइम सेव हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट व्हेन, ऐसे लिखते हैं ना कि नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन को लिखते हैं, कितना मोल हाइड्रोजन? तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3। बहुत लंबा लिखता पड़ता, टाइम सेव हुआ। दूसरा, पेन पेपर सेव हुआ। यस और नो? तीसरा, तीसरा फायदा ये है कि वर्ल्ड में, दुनिया में हर जगह इंग्लिश नहीं चलता है ना। कहीं इंग्लिश है, कहीं पोर्तुगीज है, कहीं फ्रेंच है ना, कहीं रशियन है, हर जगह अलग अलग लैंग्वेज। अब मान लो तुम यहाँ से टीचर बन के गए, या कोई भी लोग साइंटिस्ट यहाँ से वहाँ गया विजिट करने, और वहाँ उसको समझाना था कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और वो बोल रहा है लिख करके, वन नाइट्रोजन रिएक्ट विद दिस टू दिस टू दिस देन दिस इज फॉर्म्ड। अब वहाँ उसको बात समझ ही में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको इंग्लिश तो आता नहीं है। तो वर्ल्ड में एक संस्थान बनाया गया जिसको IUPAC बोलते हैं। क्या बोला जाता है? नाम सुने हो ना इसका? फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस संस्थान ने बोला कि ठीक है, इस सब परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग इन सब को सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही सिंबल दुनिया के हर जगह चलेगा, है ना। कोई अगर फ्रांस में बैठा है तो नाइट्रोजन को वो N2 से ही जानता है, ऑक्सीजन को वो O2 से ही जानता है, उसके लिए कोई नया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अब चीज़ें क्या हो गई, आसान हो गई। तो सबसे पहला चीज़, हाँ, तीसरा फायदा यही हुआ कि हम वर्ल्ड में अपने आप को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ बेसिक फायदा था क्या लिखने का? केमिकल इक्वेशन लिखने का। अब केमिकल इक्वेशन लिखने से हमको और कौन सी बात जानकारी हुई? सबसे पहली बात जानकारी हुई कि जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट साइड में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो। क्लियर हो गया बात?
रिएक्टेंट कौन होता है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है। और प्रोडक्ट कौन होता है? जो आफ्टर द रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? यही था केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के साथ साथ कभी कभी आप देखेंगे कि एनर्जी रिलीज होगा, कभी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। कुछ कुछ होता है, जैसे मैं बोलूँ से बर्फ पिघल रहा है। बर्फ ये किस टाइप का एनर्जी शो कर रहा है? एनर्जी को रिलीज करना दिखा रहा है या एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? रिलीज कर रहा है। बर्फ कैसे पिघलेगा? एनर्जी को लेकर के पिघलेगा ना। बोलो, कौन सा एनर्जी लेगा? हीट एनर्जी लेगा। जब तक आप उसको गर्माहट में नहीं रखिएगा वो पिघलेगा? कभी नहीं पिघलेगा। तो इसी टाइप का रिएक्शन है, बहुत कुछ चेंज हो देखने को मिलेगा। कलर बदल जाता है, इधर हरा हरा कलर का कोई चीज़ है, उधर ब्लू ब्लू हो जाता है ना। तो रिएक्शन के बाद कलर का चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है ना। बहुत कुछ बदल जाता है रिएक्शन में। तो रिएक्शन के टाइप हम लोग पढ़ते हैं, और सबसे पहला टाइप हमको पढ़ना है कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन एंड इट्स टाइप। तो कॉम्बिनेशन से नाम पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो जाना? कंबाइन हो जाना, जुड़ जाना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा हिंदी नाम क्या होता है भाई? संयोजन अभिक्रिया, प्रतिक्रिया या अभिक्रिया जो है। तो इसमें क्या है? केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट एंड फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। समझ में आ रहा है बात? कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड होंगे जो मिले, एलिमेंट या कंपाउंड होंगे जो मिलेंगे, और प्रोडक्ट में हमेशा कितने कंपाउंड बनेंगे? एक। जैसे ए प्लस बी मिल करके क्या बना दिया? या इधर हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 एन तक, और इधर एक ही प्रोडक्ट बन रहा हो, तो भी ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहचानने का तरीका ये भी है कि रिएक्टेंट में एक से ज़्यादा कंपाउंड मॉलिक्यूल एटम मौजूद होगा, प्रोडक्ट में हमेशा कौन होगा? एक ही चीज़ बैठा होगा। इसको केमिकल रिएक्शन से समझ लें तो एक एग्जांपल बड़ा अच्छा है। सी प्लस ओ टू क्या बन जाता है? CO2। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, चलो थोड़ा अच्छे से समझो और बढ़िया तरह से समझा देते हैं। मान लो भाई तुम्हारा नाम क्या है? रणधीर। दिस इज कॉल्ड रणधीर। अभी मुंह नाक बना दे रहे हैं, रुक जाओ। ये तुम्हारा आँख है, गोला। अच्छा आँख बनाता है, रुको। ये तुम्हारा नाक है, ठीक है। ये रणधीर है भाई। अब बगल में ये रणधीर का स्माइल है। क्या है ये तुम्हारा? स्माइल बोले तो क्या है ये? मुस्कुराहट। जब ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? रणधीर भाई स्माइल करने लगेंगे। बोलो हाँ या ना। ये कौन सा रिएक्शन हुआ? क्या हुआ ये? जस्ट फॉर फन समझाने के लिए आ जाओ। ये कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? आइए इन सबको आइडेंटिफाई कीजिए, ये कौन कौन सा रिएक्शन है। आइडेंटिफाई करो भाई, पहला रिएक्शन कौन सा है? मैया तेरे देखण नूं एक चिर पागल दे विछड़ा।
बताओ पहला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? तो देखो दिख रहा है कार्बन क्या है यहाँ पर, एक एलिमेंट है। O2 क्या है यहाँ पर, कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। और ये मिलकर भी क्या तैयार कर रहा है, एक कंपाउंड। यानी ये जो पार्ट है ये रिएक्टेंट का है और ये जो पार्ट है ये क्या है, प्रोडक्ट का पार्ट। हाँ या ना? अब जो बहुत सारा रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट हो तो उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा और कि यहाँ से हीट रिलीज हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर जब H2 और O2 मिलता है तो क्या बनाता है, H2O। यहाँ पर भी हीट क्या होता है, रिलीज। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, CaO इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम। और इसका फेमस नेम है क्विक लाइम, क्या बोलते हैं इसको। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, CH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक फेमस नेम है स्लैग्ड लाइम ना, स्लैग्ड लाइम। क्लियर। और यहाँ पर भी, हाँ वो आगे बताऊंगा। ठीक है। ये यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि यहाँ से भी क्या निकल रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो जहाँ से भी हीट रिलीज होता है उस रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, हाँ, हीट रिलीज। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी इन सब कंडीशन में जो है हीट निकल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हीट निकले या एनर्जी निकले, एनर्जी और हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी रिलीज होता है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। चलिए क्लियर है बात यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन है, इसका थोड़ा जवाब देने का कष्ट कीजिए। तो क्या है क्वेश्चन, Why a shiny finish is formed on the wall after applying white wash? व्हाइट वॉश जो होता है वो क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, सफेद चूना करवाते हो घर को ना, उसको हम लोग बोलते हैं। यानी व्हाइट वॉश जो होता है वो इसी को बोला जाता है, CaOH होल ट्वाइस। अब एक चीज तुम लोग देखते होगे कि जिस वक्त पेंट होता है उस वक्त कुछ पता नहीं चलता है, व्हाइट वॉश से अगर देखे होगे तो उतना चमक नहीं दिखता है। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के बाद बहुत ज्यादा एकदम साफ दिखने लग जाता है। हाँ। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने पेट करवा दिया, अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो घूम रहा है। अब ये दोनों आपस में मिला और मिलने के बाद क्या बना लिया, CaCO। ठीक। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम लोग बोलते हैं मार्बल, या इसी को हम लोग बोलते हैं लाइम स्टोन। और ये जो होता है ये वाइटिश होता है, यानी वाइट कलर का होता है, थोड़ा शाइनी टाइप का, चमकीला टाइप का वाइट में। समझ में आ रहा है बात। इस वजह से हमारा जो दीवार है या वॉल है वो कैसा दिखने लगता है, वाइट कलर का दिखने लगता है। अच्छा, और साथ में और है, साथ में यहाँ से आपको H2O दिखेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, बोलोगे। इसी को कभी कभी चौक भी बोल दिया जाता है। तो ये सब एक ही कंपाउंड का नाम है। क्लियर है, चले आगे। क्या ये कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन है,
सोच करके बताना। बस इतना पूछ रहे हैं, कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। हम्म। हम क्या पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तुमको हाँ या ना बोलना है, एक्स्ट्रा नहीं बताना है कॉम्बिनेशन। कैसे है कॉम्बिनेशन? पीछे हम क्या बताए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहाँ पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट हमेशा क्या हो, सिंगल हो। क्या यहाँ पे अकेला प्रोडक्ट बन रहा है? तो फिर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा? नहीं होगा। अच्छा। नहीं। यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है जो हम पीछे बताए हैं आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं, देखिए। एट रूम टेम्परेचर कितना माना गया है? 25 से 27 वेरी होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। जैसे मैग्नीशियम को हम लेकर के आए और रूम में हमने ऐसे मैग्नीशियम का एक रिबन है या कुछ भी है, उसको हमने ऐसे रखा, तो वो ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, बर्न होने लग जाएगा। बर्न मतलब जलना शुरू कर देगा। क्यों? कोई चीज़ जलता कब है, जब वो किससे रिएक्ट कर जाए, ऑक्सीजन से। तो मैग्नीशियम जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और वो तुरंत एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बना लेता है, लेयरिंग कर लेता है। हेंस इट इज क्लीन्ड विथ अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। जब भी हमको इसको अगर जलाना होगा, मान लो, तो क्या करना होगा, पहले उस रिबन को साफ करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर किसका कोटिंग बैठ चुका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग बैठ चुका है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ये रिएक्शन लिखा हुआ है देख लो, 2 mg प्लस O2 क्या बना लेता है, 2 MgO, है ना? क्लियर हो गया बात? और ये किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट्स टाइप। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, बताओ बताओ। डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना, है ना? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, a chemical reaction in which a single compound breaks into two or more elements or compound when the energy is supplied in the form of heat, electricity or sunlight। कहने का मतलब है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि बहुत सारे रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट हमेशा सिंगल था। अब यहाँ पर रिएक्टेंट ऑलवेज सिंगल होगा और प्रोडक्ट एक से ज्यादा होगा। ये क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए हमको इसको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, चाहे हीट के फॉर्म में दे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे, चाहे तो सनलाइट के फॉर्म में दे, देना तो पड़ेगा, तभी जाकर के ये क्या होगा, ब्रेक होगा। क्लियर है बात? और अगर हमने एनर्जी दिया तो किस टाइप का रिएक्शन होगा ये, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत? अच्छा, एनालॉगी वही बात, मुस्कान अगर छीन लें तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, डिकम्पोजिशन अलग अलग तरह से हो सकता है। एक, आप डायरेक्ट उसको हीट दे दीजिए तो भी टूट जाएगा। दूसरा तरीका है कि सनलाइट में ले जाइए, सनलाइट से भी क्या मिलेगा, रेडिएशन मिलेगा, तो भी टूट जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए तो भी वो ब्रेक कर जाएगा। तो जैसा जैसा फिनोमिनन होगा वैसा वैसा नाम होगा। तो जैसे यहाँ पर हीट के थ्रू हम ब्रेक कर रहे हैं, तुम्हारा क्या है मतलब, कभी आना है कभी नहीं आना है, क्या मतलब है इसका, कोई स्पेशल रीजन, या मुहूर्त देख के निकलते हो कि आज क्लास कर लेंगे? 2 से 3 क्लास तुम्हारा भी है कि नहीं पता नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। तो या तो हीट दे के करेंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी, या तो क्या था, हीट इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, कुछ भी देंगे तो बॉन्ड का ब्रेकेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, FeSO4, जहां पर भी SO4 आ जाए उसको हमेशा क्या, किस नाम से बुलाना, सल्फेट, ठीक है? और कहीं पर SO3 आ जाए तो उसको क्या बोलोगे, सल्फाइट। CO3 आ जाए तो क्या बोलोगे, कार्बोनेट। ये सब बात याद रखना। चलो, खैर। हम्म।
सल्फाइड ये तो रहा SO3, सल्फाइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को कहीं कहीं सल्फाइड बोला जाता है। FeSO4 जो है इसका नाम क्या होगा, फेरस सल्फेट, या इसको हम आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं। अब हमने इस आयरन सल्फेट को क्या दिया है, हीट, और हीट देते ही हमने देखा कि Fe2O3 बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रहा है, SO2 और SO3। तो यहाँ पर देखने को ये मिला कि रिएक्टेंट साइड में कितने कंपाउंड थे, एक अकेला, और प्रोडक्ट में एक से ज्यादा बना। और किस वजह से बना, हीट देने से। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में, किस वजह से, हीट देने की वजह से। 2PbNO3 ऑल्टोवाइज जो है ये लेड नाइट्रेट, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और किस में, ऑक्सीजन में। तो ये सब के सब तो है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पर क्यों डिकम्पोज हो रहे हैं, हीट के वजह से। तो इसके नाम में एक टर्म लग जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट की वजह से हुआ हो, डेट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। देख लो, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 2H2O, यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख देते हैं, NaCl, Na+Cl-। तो हुआ क्या है, पहले इस पर ध्यान देना, फर्स्ट सेकंड, वाटर ब्रेक हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, सोडियम क्लोराइड ब्रेक हो गया सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन में। अब ये जो दोनों फेनोमेनन है, ये दोनों होता है किस वजह से, जब हम इसके थ्रू क्या पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और कौन सा इलेक्ट्रिसिटी, AC या DC, ऑलवेज DC, बैटरी से हम लोग सप्लाई देते हैं। तो आप लोग को पता होगा ये फिनोमिनन कि व्हेन अ DC करंट passes through the electrolytic solution then it decomposes into their respective plate, है ना, एनोड और कैथोड। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो और वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, इस टाइप के डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक, अच्छा, अब ये देखिए, AgCl है, AgBr है, इन सबको किसके प्रेजेंस में लेकर के गए हम, सनलाइट के प्रेजेंस में लेकर के गए, तो 2AgCl2 और Br2, देखो ये भी क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, यस और नो। और ये डिकम्पोज किसके वजह से हुआ है, सनलाइट के वजह से। तो इसका कोई स्पेशल नाम होता है क्या, बता रहा हूँ, जैसे हीट दे करके किए तो उसका नाम क्या दिए, थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी दिए तो क्या नाम दिए, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब सनलाइट जाता है तो इन दोनों का स्पेशल नाम भी एक याद रखिए, फोटोलिटिक, क्या कहलाता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। हुआ सब में डिकम्पोजिशन है, पर सबका अलग अलग तरीका है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी दे करके किए हैं, तो कहीं सनलाइट दे करके किए हैं, और कहीं डायरेक्ट हमने हीट दे करके करवाया है। देखिए, AgCl AgBr का एक यूज भी याद रखिए, डायरेक्ट यूज क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग में, जो भी है।
ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, इस जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बोलो क्लियर है? आइए, एक बड़ा अच्छा सवाल है। ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक while all decomposition reactions are endothermic, true or false? सोच समझ के बताओ। जितने के जितने कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या वो सब के सब एक्सोथर्मिक होते हैं? तो एक्सोथर्मिक आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे किधर है अपना? ये कॉम्बिनेशन का हमने एग्जांपल किया था। इन तीनों केस में आपको क्या दिख रहा है? हीट रिलीज। अब रिएक्शन एक दो तो होता नहीं है, लाखों करोड़ों रिएक्शन है। अब सब तो बोर्ड पर लिख के बता नहीं सकते कहाँ निकल रहा है कहाँ। और डीकम्पोजिशन में आपने देखा कि हमको हीट देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है, सनलाइट देना पड़ रहा है। तो जहाँ देना पड़े वो एंडो होता है, और जहाँ से रिलीज हो वो एक्सो होता है। पर दुनिया में बहुत सारा रिएक्शन है, सबका सब ऐसा ही नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एन ओ सॉरी N2 + O2, इनका अगर आपको रिएक्शन करवाना है तो रिएक्शन के बाद बनेगा क्या? 2NO। क्या बनेगा? पर ये ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं करता है, इसको ज़बरदस्ती रिएक्शन करवाना पड़ता है। और ज़बरदस्ती करवाने के लिए हमको इसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। और अगर एनर्जी देना पड़ा तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा? इंडोथर्मिक। कैसा हो जाएगा? और देखो ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो सवाल का जवाब यही होगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं होता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक नहीं होता है। क्लियर हो गया बात? इसका एक एग्जांपल बताओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो एंडोथर्मिक ना हो। बोलो बोलो। हम्म। रिवर्स प्रोसेस को। ठीक है, वो भी सही है। और बताओ। वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज होना कैसा रिएक्शन है? वहाँ एनर्जी रिलीज होगा या अब्जॉर्ब होगा? तो डिकम्पोजिशन होने के बावजूद भी वहाँ पर क्या दिख रहा है? एनर्जी का रिलीज दिख रहा है। तो सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है कि एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन हमेशा एंडोथर्मिक नहीं होता है, और कॉम्बिनेशन हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं होता है। आगे चले। अगला है हमारा कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में क्या राय है, क्या विचार है, बताइए। सबसे पहला बात, थोड़ा सा अच्छे लेवल से पढ़ेंगे तो सबसे पहला बात यही ध्यान में आता है कि सबसे पहले हमको चेक करना है कि कौन किससे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। अगर मैं किसी से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हूँ तो मैं सामने वाले को क्या कर सकता हूँ? हटा सकता हूँ। और अगर मेरी रिएक्टिविटी उसके उतनी है ही नहीं तो मैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक आता है और एक को हटा देता है, और डबल में क्या होता है कि दो आएंगे और दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। तो इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट displace a less active or reactive element from its compound. These reactions are generally occurred in solution. एंडोथर्मिक हुआ ना, हीट देना। हाँ, हीट देना मतलब क्या हुआ? अब्जॉर्ब भी तो हुआ, और हीट रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक हो गया। तो केमिकल रिएक्शन जो है, सॉरी, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव
एलिमेंट और कंपाउंड किसी दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट और कंपाउंड को क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके उसके जगह से, ये रिएक्शन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जनरली ये रिएक्शन आपको सॉल्यूशन के साथ होता हुआ दिखेगा। जैसे 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 मैं यहाँ पे लिख दूं ए प्लस में बी सी, और रिएक्शन के बाद कुछ ऐसा हुआ ए बी प्लस में सी, तो क्या हुआ होगा, ए जो है वो सी से मोर रिएक्टिव है, इसीलिए ए ने बी को अपने पास बुला लिया और क्या बना लिया, ए बी, और सी को लात मार के बाहर भेज दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यस और नो, यही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल तो बहुत सारा, अच्छा वाह, बहुत फनी एग्जाम्पल लिया है। एक लड़का, एक लड़का, एक लड़की, अब मान लो इस लड़के के पास पैसा, पहुंच, पावर, स्टाइल, लुक, हर चीज़ बहुत बेहतर है, किसके कंपैरिजन में, चश्मा वाले भाई के कंपैरिजन में। तो ये लड़की किधर को अट्रैक्ट होगी, इधर जाएगी ना। ये जैसे इन दोनों दोस्त के पास पहुंचा, ये यहाँ आ गई और ये भाई साहब अकेला रह गया। ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है, एक आया दूसरा गया। तो डिस्प्लेसमेंट का बेसिक सारांश यही है कि एक का एंट्री होगा दूसरे का एग्जिट होगा, पर केस क्या है कि जो एंट्री कर रहा है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए किससे, एग्जिट करने वाले से, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। अब ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको याद करना है, पर एक्चुअल रिएक्टिविटी सीरीज हम याद कराते हैं। हम्म, हाँ रुको ना एक सेकंड। एक स्किप हुआ है भाई जो कह रहा हूँ, लेकर भारत सरकार का नाम। देखो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। सबसे हाईली रिएक्टिव पोस्ट पर कौन बैठा है, लिथियम। याद रखने का तरीका है, लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान, जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सीढ़ी होता है ना, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्यार है, बिना सिर पैर काट निमोनिक से, पर क्या कर सकते हैं, हमको इसी से याद, सुनो प्यार है। क्यों आई आज, क्यों आई आज, हांगकांग में ब्रिटेनी पिटाई, ब्रिटेनी मतलब जो ब्रिटेन का होता है उसको, हांगकांग में ब्रिटेनी पिटाई या पटाई तो समझ लो, और सोना लाई किलो भर वो भी फ्री में, सोना लाई किलो भर वो भी फ्री में। ये है रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है पूरा प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक। पर यहाँ पर उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे उठाया गया है कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और नीचे है गोल्ड। ठीक, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है, जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है। क्लियर है बात। अच्छा आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर रिएक्शन है देखिए, Fe प्लस CuSO4,
तो क्या होगा भाई, तो सबसे पहले चेक करना है। हाँ, किस वाले से? नहीं, समझाने के लिए बस बताएं। तो यहाँ से क्या है, Fe + CuSO4 गिव्स। तो यहाँ पर देखना है कि जो Fe का एंट्री इसमें हो रहा है, क्या वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है? तो याद करो, अभी ट्रिक्स बताए थे, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, फेंके से बना था Fe। क्यों आई आज, तो क्यों क्या है, आयरन के तो नीचे है, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आयरन जो इस कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये डिस्प्लेस कर देगा इसको, Fe इसको डिस्प्लेस करेगा और इसके जगह पर आ जाएगा और कॉपर निकल के बाहर चला जाएगा। इसको हमने बोला कॉपर सल्फेट, ये CuSO4 को, और ये बन क्या गया, आयरन सल्फेट। इस तरह से हमने देखा जिंक और कॉपर सल्फेट। तो फिर देखो, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नहीं चाहिए, तो आयरन, ये तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। तो जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक इसी तरह से PbCuCl2 गिव्स PbCl2 + Cu। तो भाई यहाँ पे क्या ट्रिक्स था, सुनो प्यार है क्यों आई आज, तो क्यों आई आज इससे भी नीचे है, यानी लेड भी जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसने भी इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और एक जा रहा है एक निकल रहा है, इसीलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। बात समझ में आया? अच्छा, ये बताओ यहाँ क्या होगा। बताओ, क्या यहाँ कुछ होगा, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा बन सकता है, CuSO4 + में Zn? क्यों? ये भी बच्चा वाला ही बात है, ये भी बच्चा वाला ही लेवल है, इस बात को भी याद रखना कि ये ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव है। मेन खेल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, अगर आप लोग को याद हो तो। याद है कि नहीं, क्लास 12th, चैप्टर नेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेन खेल उससे होता है। खैर, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। रीजन क्या देंगे आप, कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो कॉपर कभी भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो रिएक्टिविटी सीरीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 टाइप का डिस्प्लेसमेंट दे दे, मान लो ये 3 और एक ये चौथा, तो इसको टिक आउट कैसे करते, जब ये मालूम होता तब ना कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो याद रखना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, ये क्या लिख दिया, DHA डिस्कशन 2। अच्छा, कुछ क्वेश्चन डाल दिए, चलो कोई नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पढ़ चुके हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन है, बना दो, बनाओ। नहीं है सारे लोग। तुम्हारा क्या जवाब है, रणधीर, रणधीर नाम है ना? क्या जवाब है, तुम्हारे जवाब से चलेंगे, बताओ। बी ए है? क्यों है बी? कैसे बताया था कि स्टेबिलिटी होता है, समझाओ जरा। क्या ऐसा बोल दिया था जिससे तुमको पता चल गया कि वो स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया था? बोला, ही एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो अगर बहुत बेसिक से पढ़े होगे तो तुम इस बात को सही बोल सकते हो, क्योंकि वो पहला पोस्टुलेट उसका यही था, एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। पर उसने न्यूक्लियस का खोज किया नहीं था, उसने उस लॉ को टेपा था, किससे, रदरफोर्ड से। तो ये बात तो गड़बड़ हो गया। दूसरा, तीसरा, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, बिल्कुल नहीं, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया है, चैडविक ने किया है। तो हार दार के अपने पास ऑप्शन एक तो ये था कि ये तो ऐसी गलती हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, बी। और सवाल ये है कि स्टेबिलिटी की बात कैसे की थी, तो पिछले लेक्चर में बताए थे। उसने हर बात को बता दिया था कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट, फिक्स एनर्जी वाले शेल में घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे, मतलब स्टेबिलिटी का बात किया था। अगला, बोर मॉडल ऑफ एटम विल नॉट बी एप्लीकेबल टू, कहाँ होगा, लिथियम 2 +। तो देखो भाई, सबसे पहला बोर्स मॉडल जो वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है, तो हाइड्रोजन है, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तो वैलिड होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3।
3 से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक। तो इस पे भी लगेगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना बचा? एक। तो लिथियम अकेला है जिस पर ये वैलिड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पढ़िए इसको, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज है। हम्म। Isotopes have the same number of proton. Isotopes of element have different chemical properties. Physical properties of isotopes of an element are same. Isotopes have the same mass number. बताइए क्या क्या हो सकत है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो भाई आइसोटोप्स की बात की गई थी। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट। और अगर एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन एक होगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। पहला ऑप्शन गया। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट केमिकल, बिल्कुल अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगा उनका, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम, बिल्कुल। आइसोटोप्स हैव द सेम मास नंबर। क्या आइसोटोप्स का सेम मास नंबर होता है? मास नंबर सेम होता है? नहीं होता है ना। अबे एक चीज रुको। आइसोटोप्स, रुको। आइसो मतलब सेम, टॉप्स मतलब सेम मास। सॉरी सेम मास नहीं। आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। रुको, मिस्टेक करवा दिया मेरे से। एटॉमिक नंबर सेम, जैसे देखो O8 16, O8 17। तो ये एटॉमिक नंबर दोनों में क्या है? सेम। और अगर सेम है तो प्रोटॉन क्या होगा? बोलो। प्रोटॉन भी सेम होगा। तो पहला बात जो है वो क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा बात, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होंगे। और मास नंबर तो बराबर होगा ही नहीं। अगर मास नंबर बराबर हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? आइसोबार हो जाएगा। तो ओनली वन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द पेयर ऑफ आइसोबार्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीशीज। बहुत आसान क्वेश्चन है। आइसोबार क्या होता है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर किसका किसका है भाई? 87 और 87। और दोनों का मास भी अलग अलग है, 17 और 18। देन आंसर इज ए एंड सी। बताओ। क्या होगा? आइसोटोन्स। हाँ, आइसोटोन्स। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। ऑप्शन देख भाई।
बी और सी दोनों होगा बिल्कुल। यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, कोई बात नहीं। नाम बताओ तीनों का। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कंफ्यूज होकर के 10, ये सब नहीं सोच लेना है ना, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो क्या आ जाएगा, 8, 8 और 8। ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट, हाँ, पर कोबाल्ट इज मोर एफिशिएंट देन प्लैटिनम। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब अपना दूसरा रिएक्शन का पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन थ्रू लॉस। मतलब चलिए सिंपल सा बात, हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। क्या है भाई, a chemical reaction in which their ion is exchanged called double displacement reaction। क्या हो रहा है यहाँ पर, ए बी सी डी, और यहाँ पर देखिए ए डी सी बी, यानी यहाँ का ए और यहाँ का डी आपस में मिल गए हो, और यहाँ का बी यहाँ का सी आपस में मिल गए हो। यानी क्या हुआ है, एलिमेंट का आयन का एक्सचेंज हुआ है, पोजीशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो 3 टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, नाम याद रख लीजिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। जैसे हम एक दो एग्जांपल दे देते हैं हल्का सा। ए जी एन ओ, AgNO3 प्लस NaCl, तो क्या होता है, AgCl बन जाता है, AgCl और NaNO3। आई नो केमिकल इज नॉट बैलेंस, बट समझाने के लिए, सिल्वर ने यहाँ के क्लोरीन को पकड़ के क्या कर लिया, AgCl बना दिया, और सोडियम ने इसको करके क्या बना दिया, NaNO3। असल में यहाँ पर होल्ड ट्वाइस होता है, खैर वो सब मैं नहीं दे रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ले लो एग्जाम्पल, HCl प्लस NaOH, क्या हो गया, NaCl प्लस में H2O। हाँ, बताते हैं यार, बैलेंसिंग के लिए होता है, यहाँ पर 2Na होता है, AgNO3 होल ट्वाइस होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका, इसको बैलेंस करने के लिए, हाँ वो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए। हाँ Ag2 प्लस, Ag प्लस भी होता है, Ag2 प्लस भी होता है, डिपेंड करता है उसको कैसा स्टेबिलिटी, कैसा वहाँ पर वेरिएशन शो करना है। HCl और NaOH, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये भी कौन सा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सब तुम लोग पढ़े हो बहुत कुछ, इसमें पढ़ाने का जरूरत नहीं है हमको। एनालॉगी क्या है, अबे हट भाग यहाँ से, आ जाओ। एक एग्जांपल Na2SO4 BaCl2, क्या हुआ देखने को मिला भाई, बेरियम सल्फेट के साथ मिल गया और क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। ये क्या हुआ है, आयन का एक्सचेंज हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिपेंड करता है अलग अलग एलिमेंट के ऊपर, कुछ कुछ में हमको एनर्जी देना पड़ता है और कुछ कुछ ऑटोमेटिकली हो। जैसे इसकी बात करोगे तो ध्यान दो, अगर एक लेस रिएक्टिव और एक हाईली रिएक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो तुरंत हो जाएगा, और बहुत कम का डिफरेंस होगा तो आपको थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ेगा, अलग से एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे ये है, ये तुरंत होगा, क्योंकि आयोडीन जो होता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फट से रिएक्शन करवा देगा। PbNO3 क्या बोलेंगे इसको, लेड नाइट्रेट, है ना। और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड। ये आयोडीन तुरंत अपने आप को रिड्यूस करने के लिए किसके साथ चिपक जाएगा, पीबी के साथ, और क्या बना लेगा, PbI2, और क्या कर लेगा, 2KNO3।
हुआ क्या, आयन का एक्सचेंज ही हुआ है, ये भी क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पी वाई क्यू, बस दिख ही नहीं रहा है। चलो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कोल, आयरन नेल emerged in copper sulfate solution, addition of barium chloride solution to aluminium sulfate solution। और जरा डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, सोच करके बताओ। और यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, फोटो खींच के डाल दिए हैं आंसर है वाला। चलिए खुद से सोचिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो पता है क्या होगा, वाटर ब्रेक करेगा, और ब्रेक करना मतलब डिकम्पोज होना। पहला का तो आंसर हो जाएगा 3, और पहला का 3 दोनों में है, ए और बी में। चलिए दूसरा चेक करते हैं, तीसरा बहुत आसान है। आयरन ऑफ नेल इन कॉपर सल्फेट तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सी का क्या हो जाएगा, 4। देखो भाई सी का 4 कहाँ है, सी का 4 सी में ही है, यहाँ तो है नहीं, तो ऐसे भी हम लोग रेस जीत गए। एडिशन है तो कहाँ चला जाएगा, सॉरी एडिशन मतलब क्या होता है, कंबाइन करना ना। अच्छा क्या है क्वेश्चन, एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, फिर अच्छा एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये चला जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। और बर्निंग ऑफ कोल में क्या होगा, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा तभी तो जलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सी प्लस O2 CO2। अगला क्वेश्चन खत्म। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रूव लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अलग अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। चलिए पहले लॉस पढ़ते हैं। तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कैसे हो, साथ साथ हो, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, देखिए इसमें दो टाइप होगा, या तो एडिशन करवा दीजिए, एडिशन, रिमूवल ऑफ, है ना गलत लिखा हुआ यार, एडिशन ऑफ, अच्छा ठीक है ये बेसिस बताया गया, कोई बात नहीं। ये बताया जा रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम दो तरह से सीख सकते हैं, एक तो एडिशन और रिमूवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है कि रिमूव हो रहा है, और दूसरा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का गेन, यानी इन दोनों बेसिस पर हम रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है। अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आपको पता ही है, पढ़ाने जैसा तो कुछ है नहीं। ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ ए सब्सटेंस, क्या मतलब है इसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो गया है। या वहां से क्या निकल जाए, हाइड्रोजन निकल जाए तो भी उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ है। या दोनों हो जाए, ऑक्सीजन आ भी जाए और हाइड्रोजन निकल भी जाए, या दोनों में से कोई एक भी हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ठीक इसका उल्टा, वहाँ ऑक्सीजन का ऐड और हाइड्रोजन का रिमूवल है, तो यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, रिमूवल, या तो दोनों हो जाए, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब भाई जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, एक ही बात है, रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो या कहीं कहीं दिखेगा आपको मिला हुआ रिडक्टेंट। और जिसका रिडक्शन हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसी को ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है। क्लियर बात। आइए यहाँ देखिए क्या क्या चल रहा है, CuO यानी क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में जिंक। तो देखिए क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, CuO, और रिएक्शन के बाद यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, तो इसने क्या किया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर सिर्फ क्या था, Zn, और आफ्टर द रिएक्शन ये क्या हो चुका है, ZnO
तो इसने क्या किया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब जिसने ऑक्सीजन का लॉस किया वो क्या उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ देखो कॉन्सेप्ट, देखो क्या बोलता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देख लिए। तो मतलब हुआ कि कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, लॉस किया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और जिंक ने ऑक्सीजन को क्या किया, गेन कर लिया, तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यस और नो। क्या ये कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। यहाँ से एक और बात पता चल रहा है देखने के बाद कि भाई देखिए, कॉपर को किसने डिस्प्लेस कर दिया है, जिंक ने। तो ये बात तो हमको पहले से ही पता है कि कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है किससे, जिंक से। चलिए खैर, तो CuO क्या हो चुका है, Cu, यानी ये क्या हो चुका है भाई, रिड्यूस हो गया है। क्या हो गया है, क्वेश्चन पूछने का ये भी तरीका होता है, ये आधा दे देगा और इधर खाली छोड़ देगा और क्वेश्चन पूछेगा क्यों कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर के कहाँ गया है, कॉपर में। और अगर जिंक की बात की जाए तो जिंक क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और ऑक्सीडाइज होकर के कहाँ गया है, जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग चीज है और ऑक्सीडाइज होना अलग बात। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा वही बात पढ़ो एक बार खुद से, बोल बोल के थक गया मैं। क्या लिखा हुआ है देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करवाता है, खुद रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, oxidizes other and itself get reduce। हाँ अच्छा, यहाँ पे रिड्यूस लिखा हुआ है ना, इधर तो अभी हम आए नहीं थे, खैर अच्छा किया बता दिए। हम्म समझा देते हैं, थोड़ा सा सब्र रखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बोला गया कि ऑक्सीडाइजेस अदर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस, दूसरे को क्या करवाए, ऑक्सीडाइज, और खुद का क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इस टाइप को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसी का दूसरा नाम क्या बताए थे अभी हम आपको, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट। और ये रिडक्शन, खैर उसी तरह से यहाँ पर ठीक इसका उल्टा, दूसरे को क्या करवा दे, रिड्यूस, और खुद को क्या कर ले, ऑक्सीडाइज्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। क्लियर है बात। अब इसी बेसिस पर क्वेश्चन पूछा है आपका एनडीए, वो हम आगे बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस दोनों बताना है। अच्छा ऑक्सीडाइज रिड्यूस तो बता ही दोगे, सॉरी, तुम यहाँ पर बता दो मुझे, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, ये तो तुम लोग को साफ दिख रहा है, ये थोड़ा सा देख करके बताओ। कॉपर इज ऑक्सीडेंट या कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडेंट, दिस इज द क्वेश्चन। बोलो भाई। तो बताया गया कि ऑक्सीडेंट वो होता है जो खुद का क्या करवाए, रिडक्शन करवाए। यस और नो। तो साफ साफ दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड खुद का क्या करवा रहा है, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडेंट, ना कि कॉपर, कॉपर ऑक्साइड ने खुद का रिडक्शन करवाया है ताकि सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाए, तो कॉपर ऑक्साइड इज कॉल्ड
ऑक्सीडेंट, और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो जिंक इज ए रिडक्टेंट, ना कि जिंक ऑक्साइड। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, और यहीं से एग्जाम में खेलता है। कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडेंट भी दे देगा, कॉपर इज ऑक्सीडेंट भी दे देगा, जिंक ऑक्साइड भी दे देगा, जिंक भी दे देगा, आप हो जाओगे कंफ्यूज। रिएक्टेंट से डिसाइड करो। ठीक है, बात समझ में आई? आइए, 2015। रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर। हम्म। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे, फिर थोड़ा पानी पी, फिर दिमाग को थोड़ा शांत रखो, फिर सवाल का जवाब खोजो। पहले इसका जवाब दो। बताओ। चला गया, ये आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करता है। अच्छा, ठीक, पहले इसका जवाब दो ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, देखते हैं बाकी लोग। देख भाई, ZnO जो था, ये कहाँ चला गया है? Zn में, यानी इसने खुद को क्या किया है? रिड्यूस किया है। क्या किया है? तो ये कौन सा एजेंट कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग। कौन? ZnO। पर सवाल में ZnO पूछा है क्या? सवाल में पूछा है कार्बन क्या है। तो कार्बन ने ऑक्सीजन को पकड़ा, यानी कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग। देखो इधर तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो तुम क्या बोल रहे हो, जिसका रिडक्शन हुआ, जो रिड्यूस करवा रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, यही बोले हो ना? जो रिड्यूस करवाए वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करवाए वो। यहाँ पर देखो तो ऐसा कुछ है क्या? उल्टा होता है ना। आओ एक, इधर देख लो भाई, इधर गया। आयोडीन वाला एक एग्जांपल था ना, डबल डिस्प्लेसमेंट ही था ना यार। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा भी तो तुम लोग को पता है, तुमको पता है, -1। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन जीरो कैसे हो जाएगा? कितना हो गया? -1 से -2 का सफर कैसे हुआ होगा? -1 को क्या करके? गेन करके। और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और रिडक्शन हुआ तो ये कौन सा एजेंट कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम रिड्यूसिंग बोल दिए हैं। ठीक, मेरे घर में थोड़ा प्रेशर चल रहा है, मुझसे गलती हो गया, माफ कर दो। अरे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग है ना, उल्टा पुल्टा बुला जाता है। कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए, वो अभी इलेक्ट्रॉन गेन कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे अभी। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन बन गया जो 2015 में आया था। अगला है यही चीज, अब हम लोग सर्च चेक करेंगे किस बेसिस पर? ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, क्या है, कैसे है ना। तो उससे पहले 5 मिनट का ब्रेक लो, मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा है।
ये ऑफ हो रहा था तो रोके क्यों नहीं तुम लोग? बाप रे, इतना भारी काम। मैथ में क्या पोजीशन है भैया आप लोग का? हैं? मैथ में क्या पोजीशन चल रहा है? चल रहा है ना? कितना स्कोर कर लोगे क्या लगता है? सही सही बताओ, ऐसा क्या लगता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस तो किए ही होगे, पिछले बार पेपर भी दिए थे। पिछले बार पेपर में क्या मार्क्स रहा है? मैथ कट ऑफ क्लियर हुआ था पिछले बार? कट ऑफ क्लियर कर गए थे पहले पिछले बार में? कितना मार्क्स था पिछले बार मैथ्स में? मैथ्स क्लियर हो गया तब तो फिर नाम आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर रह कहाँ गया था जो नंबर नाम नहीं आया? G80 में रह गए थे? अच्छा, नहीं यार पूरा हट गया ना। हाँ, आपकी बार फिर कहीं तुमको भी ये क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार ना बनानी पड़ जाए, इस बात का भी ध्यान रहे। अच्छा, नहीं नहीं अच्छा है। 400 क्या, 300 पार भी कर लोगे तो नाम तो आ ही जाना है। यस, अपन लोग कहाँ थे? यहाँ थे। तो ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग अब जज करेंगे किसी भी रिएक्शन को या एलिमेंट को कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। एक तो डायरेक्ट सीख गए कि हाइड्रोजन ले लिया ऑक्सीजन छोड़ दिया, या ऑक्सीजन ले लिया हाइड्रोजन छोड़ दिया। तो है नंबर असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट आयन और मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। सर है। खैर, तो सबसे पहले हम लोग किस पर इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस पर देखेंगे, डिसाइड करेंगे। ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वगैरह वगैरह, सब फालतू बात। देखो भाई, कुछ रूल है जो आपको फॉलो करना होगा। पहला रूल कि जो भी आपका एलिमेंट दिखे, एलिमेंट बोले तो जो अपने नेचुरल स्टेट में हो या फंडामेंटल स्टेट में हो। जैसे मैं बात करूं, हाइड्रोजन ऐसे दिखता है या ऐसे दिखता है? H2 दिखता है। ऑक्सीजन कैसा दिखता है? O2। आयोडीन कैसा दिखता है? I2। क्लोरीन कैसा दिखता है? Cl2। ऑक्सीजन कैसा, सॉरी ऑक्सीजन तो बता ही दिए। सोडियम कैसा दिखता है? Na। हीलियम कैसा दिखता है? He। तो ये सब का सब इसका एलिमेंटल स्टेट कहलाता है। कौन सा स्टेट? और अगर एलिमेंटल स्टेट है तो आप उसका चार्ज हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? जीरो, ऑलवेज। अगर ग्रुप वन का एलिमेंट है तो उस पर हमेशा क्या मानना है? ग्रुप वन का मतलब कौन सा मेटल? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में कौन कौन है? हालिना कर रब से हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। अगर कोई ग्रुप टू होगा तो उसकी वैलेंसी या चार्ज आप कितना मानिएगा? प्लस। हेलोजन यूजुअली -1, पॉजिटिव विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हेलोजन जो होता है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में पॉजिटिव होता है, पर जनरली उसको हम क्या मानेंगे? -1। अगला रूल है मोनो एटॉमिक आयन। छोड़ो इसको। हाइड्रोजन क्या होता है? +1 किसके साथ? और -1 किसके साथ? मेटल के साथ। अगर कहीं पर हाइड्रोजन आपको दिख जाए, जैसे मान लो ZnH दिख गया, तो यहाँ पर आप इसका मानिएगा चार्ज कितना है? -1। ठीक है। और कहीं पर अगर आपको H2O मिल गया तो यहाँ पर आप क्या मानिएगा? +1। यहीं कहीं पर मेटल है तो -1, और जहाँ नॉन मेटल है वहाँ +1। ऑक्सीजन जनरली क्या मानते हैं? -2। और ऑक्सीजन -1 होता है कौन से केस में? परऑक्साइड के केस में। और 1/2 होता है किसके केस में?
एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे H2O2, ये आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन -1 में होता है। KO2, यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है 1/2 के फॉर्म में होता है। बात समझ में आ रहा है? पोटेशियम डाइऑक्साइड, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको पोटेशियम डाइऑक्साइड। उसके बाद ये इतना रूल समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ एडिशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। कहने का मतलब जैसे ये KO2 है, इसका सारा काम देख लिए, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में क्या रख देंगे, 0। अब कहीं पर ऐसा आ गया NO3 2-, तो इनके अंदर का तो काम हमने देखा, और इस सब के ऊपर कितने का चार्ज है, तो बराबर में कितना रखना होगा, -2। तो ये दोनों बात ध्यान रखना है। और इतना करने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। Cl2 का चार्ज 0, इसका 0, इसका भी 0, और इसका भी। भाई भावना समझाने के लिए लिखा हूँ, NO3-1 ही होता है, मालूम हमको। समझा रहा हूँ कि अगर चार्ज आ जाएगा तो चार्ज लिखना है। ओके, फिर से वही पेज। ऐसा क्यों? फिर वही पेज। ओह, नीचे चेंज हो रहा है, ओके। देखो इन सब केस में 0 हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, K+, अबे हट, N3-Mg2+, वही चीज है। अब ये सबके ऊपर चार्ज आ गया तो बराबर में आप इस चार्ज को पुटिंग कीजिएगा। क्वेश्चन आएगा तब वहां पर हम दिखाएंगे। सबको रहने दो, सबको रहने दो। हाँ, ये सब क्वेश्चन है। जैसे NH3, यहीं पे लिख रहा हूँ NH3। यहाँ पर बताइए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे चेक करेंगे भाई? तो सबसे पहले हमको सोचना है कि रूल में ऐसा कुछ है क्या, तो है बिल्कुल। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो उसका चार्ज क्या मानना होता है, -1। और जिसका निकालना है उसको x मान लो, तो x प्लस टोटल हाइड्रोजन कितना है, 3, मानना क्या है, -1। क्या इस पूरे पर कोई चार्ज है, नहीं, तो बराबर में, तो x-3 बराबर 0। तो x बराबर कितना मिल गया, 3। तो यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3। +1 विथ, अच्छा सॉरी, तब यहाँ पर +3 हो जाएगा या -3 हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्लियर है बात? उसी तरह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NO2-1, NO2-1। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकाले भाई? जिसका निकालना है उसको x मानेंगे। क्लियर है? +2 इंटू -2 बराबर इस पूरे पर कितने का चार्ज है, -1 का। तो x-4 बराबर -1, तो x इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ पर भी नाइट्रोजन किस में, सॉरी +3 ना, इधर चला जाए, x किस में, यहाँ पर +3 में। प्लस माइनस मुझे नहीं आता है, माफ करो। क्लियर है? इसी तरह से निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ZnH2, आ जाओ भाई, ZnH2। अब देखो मेटल के केस में हाइड्रोजन को क्या मानना है, -1, तो इसको x मानो, 2 इंटू -1, पूरे पर कोई चार्ज नहीं तो बराबर में 0, तो x बराबर क्या मिल गया, 2। क्लियर? BrO3, 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 चलो ठीक है, BrO3। अब ब्रोमीन क्या होता है, मेटल की नॉन मेटल, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। इसको x मान लीजिए, +3 इंटू -2 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो गया, 6। x बराबर 6, BrO3। 7 क्यों बोल रहे हो, चार्ज भी है क्या? है, निकट दृष्टि दोष हो गया क्या भाई? अच्छा, यहाँ पे चार्ज भी है, 1-। हाँ, तो फिर इधर -1 रख देंगे, कोई बात नहीं है, समझना है। मान लो नहीं है अभी चार्ज, तब तो सही है, चार्ज होगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, चलो इसका निकालो, ClF3। इसको x मान लो, प्लस ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका तो कोई लड़ाई है ही नहीं, तो 3 इंटू -1 बराबर 0, तो यहाँ पर x कितना आ गया,
चलिए चलिए, अब आप लोग निकाल दिए हैं, कौची कौची लिख देते हैं। एनडीए का योद्धा। आइए बनाइए इसको, 2012 का सवाल है, बड़ा प्यारा सा। Three elements, sodium, sulfur, oxygen, combine to form a compound of Na2SO3. What is the oxidation number of sulfur in the compound? आ जाओ भाई। Na2SO3, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सॉरी किसका निकालना है, सल्फर का ना। तो सल्फर को क्या मान लो, X। सोडियम कौन से मेटल का है, कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो उस पर +1 मानना है। तो 2 × 1 प्लस एक्स प्लस 3 × -2 बराबर में 0। तो 2 + x - 6 बराबर 0। तो x बराबर 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये 2012 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। नेक्स्ट। कोई नहीं, कोई लड़ाई है ही नहीं, बस मैंगनीज का निकाल लो, बाकी तो तुमको पता ही है। मैंगनीज किस में 7 होना चाहिए और क्या। KMnO4, ठीक है, जिसका निकालना है उसको x मान लो। ये आपको 1 × 1 हो गया, प्लस 4 × -2 बराबर में 0। तो x बराबर कितना आ गया, 7, यानी ये 7 है, ये +1 है और ये -2 है। तो 1 7 -2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ओके, खत्म कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है। हैं, डबल डबल प्रिंट हो गया क्या, चलो। OILRIG क्या मतलब है ये? ये ऐसे लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है यार? अच्छा ठीक है, एक बना देता हूँ, रुक जाओ। ऑक्सीडेशन, हाँ, इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा, हाँ वही लिखना चाह रहा होगा शायद ये बंदा। रिडक्शन इज गेन ऑफ, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया यानी एक्सेप्ट किया है तो वो रिडक्शन हो गया है, और किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है तो वो क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बन गया, सोडियम प्लस, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन ने इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है और Cl- हो गया, तो ये क्या हो चुका है, रिडक्शन। क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस वन शो, the one which show reduction, it is a substance that accept electron, it oxidizes other, increase oxidation number itself, and वही चीज है, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, वही बात है, 10 बार लिखा हुआ है। रिडॉक्स प्रतिक्रिया, 2Cu + O2, 2CuO। आई, ऑक्सीजन कहाँ गया, फोन लगाओ ऑक्सीजन को, रुको चेक करने दो मुझे एक बार। CuO को छोड़ रहे हैं वो, चलो खैर खुद से बना देते हैं। 2Cu + O2, यहाँ पर एक O मिस हो गया है, यही ना। हम्म तो भाई ये तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग जा सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या अब तो उस पे हम नहीं जाएंगे, अभी हम लोग किससे पढ़ना है, लॉस और गेन से। तो भाई देखो, ये कॉपर अपने कौन से स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो इस पे चार्ज कितना मानेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0। और यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने चेक करें तो ये क्या है, +2। ये कितना हो जाएगा, कैसे +2 आया भाई, तो देखो
CuO में इसको x मान लो, और 2 × -1 = 0, तो x - 2 = 0, तो x बराबर क्या हो गया? +2। तो ये क्या हो चुका है? +2। अब सोचो, 0 से +2, 0 से +2, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा या गेन किया होगा? है, ऑक्सीजन का चार्ज -1 है। अच्छा हाँ, ये बात भी सही बोल रहे हो भाई। चलो, भावना समझ गया ना? भावना को समझो, बाकी चीज को मत समझो। 0 से +2 होना यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, यस और नो? पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा? प्लस चार्ज कब आता है? लॉस होने पर ना। तो यहाँ पर एक और बात लिख देते हैं ताकि याद रहे। एक तो लॉस है, और दूसरा याद रखो कि ऑक्सीडेशन उसको बोलेंगे जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए? इंक्रीज कर जाए। और रिडक्शन उसको बोलेंगे जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तो कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि प्लस चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। और दूसरा एक डायरेक्ट बात याद रखो कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो वो ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए तो वो रिडक्शन। अच्छा, तो यहाँ तो बढ़ा है, यहाँ तो बढ़ा है, यानी कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, यस और नो? अब ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, इस पे चार्ज कितना होगा? 0, क्योंकि किसमें है? एलिमेंटल स्टेट में। और यहाँ पर इस पर कितना है? अब 0 से -2 का मतलब क्या हुआ? बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। 0 से -2 हुआ है तो बढ़ा है कि घटा है? अबे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? ऑक्सीडेशन नंबर तो घट गया ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, इसका मतलब इसका क्या हो चुका है? रिडक्शन। और जो रिडक्शन है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट। तो एक तो डायरेक्ट तरीका ऑक्सीजन को लेन देन से समझ जाओ, दूसरा तरीका है कि ऑक्सीडेशन नंबर से भी चेक कर सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो रिडक्शन। इज इट क्लियर? ओके, हो गया, बस बनाओ इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर करेक्ट? पढ़ो और जवाब दो। क्या होगा? 1 and 3। इन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस वेयर रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात। इन ऑक्सीडेशन गेन नहीं, जब एक हो गया तो ये तो गलत। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर बट रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस द, ये भी बात जो है बिना सिर पैर का है ना। आ ये बात तो सही है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन होने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा, तो ये बात तो सही है। ऑक्सीडाइज, तो ये बात क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 PYQ ही है। नेक्स्ट PYQ, बात 2012 में दो दो बार पूछा है। ओह, 8 नंबर एक ही कॉन्सेप्ट से। Example of redox in which Cl2 is the oxidizing agent and FeBr3 is the reducing agent. Which among the following statement is correct word? चलो बताओ। बाकी लोग करेक्ट में खाली सी ए दिखा है तुमको।
क्यों भी? गेन ही करते हैं। सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। हाँ, सॉरी, लूज करते हैं। अगला बनाओ। अगला बनाओ भैया, अगला बनाओ। अच्छा क्वेश्चन। दोनों तरह से चेक कर सकते हो। बाकी लोग को भी ट्राई करने का मौका देते हैं। आ गया सबका? क्या आया? चलिए, केमिकल रिएक्शन निपट गया। हम्म।